स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं लोकेश सलारपुरी जी। अक्सर आप मेरे साथ इनको देखते हैं। बात करेंगे जो देश में चुनाव चल रहा है, आम चुनाव लोकसभा का, क्योंकि 7 फेज में चुनाव होना था, 4 फेज पूरे हो चुके हैं। 389 सीटों पर चुनाव हो चुका है और 154 के समथिंग सीटें अभी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की भी 41 सीटें अभी बाकी हैं, जो अगले 3 चरणों में चुनाव जिन पर होगा। अब सभी पार्टियां, सभी अलायंस अपने अपने दावे कर रहा है। बीजेपी का 400 पार का नारा है। अब कांग्रेस भी बोलने लगी है कि हम 350 पार होंगे। क्या स्थिति है लोकेश जी, क्या देखते हैं? इसी को लेकर हम बात करेंगे। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा भाई। ये 4 फेज के बाद क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति है इस वक्त? भाई, जो बात मैंने 6 महीने पहले कही थी मैं उस बात से मुकर तो नहीं सकता। जो 6 महीने पहले कहा था, ठीक लगभग वही स्थिति बनती नजर आ रही है मुझे तो। क्योंकि तब 6 महीने पहले गठबंधन तो इतना मजबूत था भी नहीं, लेकिन ये था कि भाजपा को नुकसान होने वाला है और लगभग वही स्थिति है कि भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ मैं देख रहा हूं। इंडिया गठबंधन नो कोई पार्टी नहीं है। इंडिया गठबंधन मतलब इसमें कोई सपा या कांग्रेस अलग अलग से नहीं मैं कह रहा हूं। इंडिया गठबंधन प्योर मेजोरिटी की सरकार की तरफ साफ साफ बढ़ता हुआ मुझे तो दिख रहा है। यानी कि जो आपको नुकसान चुनाव से पहले लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को जो नुकसान होगा, अब क्या देख रहे हैं? अधिक नुकसान होगा या जो आप पहले सोच रहे थे ऐसा ही है? थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा ही होगा। हाँ, पहले से नुकसान हो रहा है। क्योंकि पहले मेरा अनुमान था कि शायद यूपी में लगभग 30 सीट के करीब इंडिया गठबंधन ले आएगा। सितंबर में मेरा अनुमान था, शायद आप लोगों ने किसी इंटरव्यू से पूछा था, मैंने बताया भी था। लेकिन मेरा मानना है कि शायद 30 की जगह 40 से 45 सीट का नुकसान भी हो सकता है। 30 का तो बिल्कुल हो ही रहा है। लेकिन अभी खड़गे जी ने कल ऐलान किया कि हम 10 किलो राशन देंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन शायद के अंदर शायद डर है कि जो मुफ्त अनाज भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ये मुद्दा जो है सब पार्टियों पर यानी कि इंडिया अलायंस पर भारी पड़ता दिख रहा होगा, और शायद इसी डर में अब उन्होंने 10 किलो अनाज की घोषणा करनी पड़ी। देखो, ये 10 किलो अनाज की घोषणा 5 किलो दे रहे थे, इसकी शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद। उन्होंने क्या कहा था कि सरकार जो पैसा कमा रही है, टैक्स ले रही है, तो पलट के जनता को वापस करे। इसे वेलफेयर स्टेट फार्मूला बोलते हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की थी। वो अलग बात है कि बीजेपी ने इसको बार बार रेवड़ी रेवड़ी चिल्लाए, लेकिन सच ये है कि कोई भी पार्टी हो, जब लाडली बहना शिवराज चौहान ने लागू की थी, वो भी केजरीवाल की कॉपी थी, नाम बदले हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हर आदमी को वहीं पहुंचना पड़ा जहां केजरीवाल शुरुआत कर गया था। अब कांग्रेस भी वहीं जाएगी। 1 लाख रुपए सालाना खाते में डालना, महिलाओं को देना, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं टेक्निकली जो भी कुछ है उनको एक भत्ता देना, ये सब चीजें। इसी कड़ी में अगर खड़गे जी ने कहा हम 10 किलो राशन देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन वो सबको शायद ना दे, जहां जरूरत है वहां दे। मेरा मानना यह है कि 10 किलो राशन की जरूरत हर जगह नहीं है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां जरूरत भी नहीं है, कुछ जिले ऐसे वहां 20 किलो भी देना चाहिए। अब ये तो इनकी रणनीतिक होती, सारी पार्टी पोटिस करती हैं। पता नहीं, ये तो भाजपा तो इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करती, देसी घी भी देंगे, हरियाणा में चला था जब, इतने रुपए किलो देसी घी देंगे, हम इतने का सिलेंडर देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये तो एक चुनावी जुमला है, ये मोदी जी ने बता दिया था, चुनावी जुमला है। लेकिन हाँ, ये सच है कि फिलहाल हौसले बुलंद हैं, कांग्रेस के भी, सपा के भी, और पूरे इंडिया गठबंधन के हौसले बहुत बुलंद हैं। उन्हें लग रहा है कि साथ उनको ये लग रहा है कि सरकार साफ साफ बन रही है। हौसले बुलंद तो एनडीए गठबंधन के भी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी हैं। मुझे तो नजर नहीं है कि उनके हौसले बुलंद है। अब वो 400 पार है, कोई जिक्र नहीं है। 400 पार के बाद तो 300 के पार की बात भी नहीं करते। तो बोल रहे हैं कि हमें जो 4 चरण का जो चुनाव हुआ है, हम फुल मेजोरिटी में आ चुके हैं। अब जो अगले चरण में जो चुनाव होगा वो बढ़ोतरी की तरफ होगा, 400 पार की तरफ जाएगा। तो आप मुझे बता दें कि जो मोदी, जो एनडीए चुनाव लड़ रहा है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है? आप उनका एक मुद्दा मुझे बताओ ना, कि भाजपा सरकार इस मुद्दे पे वोट मांग रही है, बताइए आप। सबसे बड़ा तो ये फ्री मुफ्त अनाज भी दे रही है, जिस पर कांग्रेस को आना पड़ा। इस पे तो उन्होंने वोट मांगा ही नहीं है। ये जनता के बीच ये मुद्दा है, जनता के बहुत जगह, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे जाता हूँ तो ये एक मुद्दा है जनता के बीच के, हमें मोदी जी, बीजेपी सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि फ्री बीज का मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन इस पर उन्होंने वोट तो नहीं मांग रहे ना। एक डर तो लोगों के बीच जगाने की कोशिश की जा रही है कि यदि इंडिया अलायंस की सरकार आई तो आपका मंगलसूत्र, आपकी भैंस, आरक्षण अब 15%
किनको दिया जाएगा, इस पर ये मुद्दे तो हैं। देखो ये मुद्दा नहीं है बौखलाहट और खौफ, मुद्दा पता है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में छाती ठोक के बोला था कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दे, वरना मुझे वोट बिल्कुल ना दे। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, यानी उसे काम का अपने भरोसा था कि मैंने काम किया है, वो इधर उधर के मुद्दों पर नहीं भटका। इन्होंने बहुत कोशिश की सीए पे भटको, उस पर भटको, नहीं भटका था वो आदमी। ये होता है कॉन्फिडेंस। कहीं आपको पूरी चुनाव में सिनेरियो में 4 चरण हो चुके हैं, आपको कहीं नजर आया मोदी जी ने कहा कि मुझे आप चीन के मुद्दे पे वोट दें, अब मुझे बालाकोट पे वोट दें, या मैंने ये कर दे इस पे वोट दें, या मैंने कोई इतने 50 एम्स बनवा दिए उस पर वोट दें, या मैंने हजारों कॉलेज खड़े कर दिए उस पर वोट दें, या मैंने 20 आईआईटी बना दी उस पर वोट दें, या मैंने बेरोजगारी दूर कर दी उस पर वोट दें, या मैंने महंगाई कम कर दी उस पर वोट दें। कहीं कुछ दिया क्या? नहीं है ना। तो क्या मतलब है इसका फिर चुनाव में जिन मुद्दों का जिक्र ना आना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर ये मुद्दे चुनाव में विपक्ष इन्हीं मुद्दों को उठा रहा है, विपक्ष इन्हीं मुद्दों को उठा रहा है। अगर एक मात्रा आपने कहा 5 का 10, अगर उन्होंने 5 किलो कहा तो चुके तो लाखों रुपए वैसे भी डालने को तैयार थे, 10 किलो कर दिया। और वैसे भी बहुत कम लोगों को पता है मोदी को ये फ्री में 5 किलो राशन नहीं दे रहे थे। ये राइट टू फूड है, कांग्रेस लेकर आई थी अपने आखिरी दिनों में। जो 2 रुपए और 3 रुपए किलो, जी राइट टू फूड यानी भोजन का अधिकार होना चाहिए, ये उसके अंतर्गत है। तो वो 10 किलो कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उनका कानून है, कानून के अंतर्गत दे सकते हैं। ये तो 5 ही किलो दे रहे थे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों में तो भाजपा वोट नहीं मांग रहे ना। या तो मंगलसूत्र का बंटवारा होगा, या एक भैंस आपकी उनको दे देंगे। यार एक इतनी बड़ी पार्टी का, इतने बड़े सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री अगर भैंस बांट देंगे, मंगलसूत्र छीन के बांट देंगे, और फिर हिंदू मुस्लिम कर देंगे, घुसपैठिए उनको दे देंगे, और फिर इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम करूंगा, तो ये तो मैं कर ही नहीं सकता। देखो ये तो उन्होंने जो कहा उसमें नाम तो मुस्लिम का कहीं लिया था इन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि मेरे बयान को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर क्यों देखा जाए, जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक ही नहीं रहूंगा। ये तो स्पष्टीकरण भी दिया है प्रधानमंत्री जी ने। आपने पूरा बयान सुना था? वो किसने कब नहीं कहा मुसलमान, घुसपैठिए उन्होंने कहा था, पता नहीं बहुत कुछ कहा था। और उनका तो कुछ कहना ही बहुत अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। सबको पता है क्या आइडियोलॉजी, किस आइडियोलॉजी पे चलते हैं वो, ये बात नहीं है। लेकिन ये है कि मुद्दों पे नहीं है, और यही भाजपा सरकार के गले की हड्डी बन गई। इस बार चुनाव मुद्दों पे हो रहा है, मुद्दों से खाली है भाजपा, मुद्दों से भरा हुआ है विपक्ष। विपक्ष के पास एक से एक मुद्दा है। तेजस्वी ने 2 लाख नौकरियां दी, मुद्दा लिए बैठा है। पेंशन की स्कीम का दे रहे हैं, जो वो पुरानी पेंशन स्कीम है ओपीएस, उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। महंगाई कितनी बड़ी, उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बेरोजगारी कितनी, उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और सच बात तो ये है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसे शायद 1-2 लाख लोग भी डाउनलोड ना करते, लेकिन मोदी जी के एक बयान के बाद 80 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। 5 लोगों को दिखाया भी होगा तो 4 करोड़ लोगों तक कांग्रेस का घोषणा पत्र किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया। ये किसकी जीत हुई? इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की जीत है। अभी एक असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका भी, क्योंकि हिंदू ब्रांड, फायर ब्रांड नेता वो बोले जाते हैं, खुलकर बोलते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि 400 सीटें अगर हमें मिलेंगी तो अयोध्या की तरह मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर होगा। इसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो मुझे ये थोड़ा ऐतराज है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर खुल के बोलते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे बोलना गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के विरोध में बोलना वो जरूर गुनाह है। ये फिलहाल धर्मनिरपेक्ष देश है हिंदुस्तान, तो आप ठीक है, आप हिंदुत्व की बात कीजिए, आप हिंदू की बात कीजिए, हम हिंदू के लिए ये करेंगे, ठीक है कीजिए। लेकिन आप दूसरे जो लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे? फिर आप ये भी तो बताना आपको पड़ेगा। सबके लिए आप बने हैं, सबके लिए आप बने हैं, ठीक है। आप चुनाव में जा रहे हैं, हालांकि गलत है, संविधान के हिसाब से गलत है। आप किसी धर्म के, जाति के आधार पर चुनाव में वोट नहीं मांग सकते। लेकिन चलो भाई, चल रहा है जो गलत है, टोटली गलत है, मैं ये मानता हूँ पर्सनली भी, और संवैधानिक उस हिसाब से मानता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि हम सारी मस्जिदें तोड़ देंगे, हम जो मुगल में बनाएगी उनको तोड़ देंगे, ये कर देंगे, सब कुछ तोड़। ठीक है भाई, आप सबसे पहले ताजमहल क्यों नहीं तोड़ देते? मुगलों ने बनाया था, वहां तो आप कमाई कर रहे हैं। और बहुत सा आप लाल किला क्यों नहीं तोड़ते, जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं? आप उनकी बनाई बहुत सारी चीजें क्यों नहीं तोड़ देते? आप इनको भी तोड़िए ना पहले। भाई ये क्या है, आप खामखा एक नफरती एजेंडा तैयार करते हैं, ये गलत है। इस तरह के लोगों को तो गद्दी पर होना भी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की लगभग आधी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि जितनी 41 सीट बची हुई हैं, लगभग 39 सीट पर चुनाव हो चुका है। 39 सीट में मुझे लग रहा है कि लगभग कोई 18 से 20 के करीब सीट भाजपा हार चुकी, जो चुनाव तक हुए हैं उनमें। 50-50 और अभी 41 सीटों पर चुनाव है। हालांकि टक्कर तो बहुत बढ़िया, लगभग 36 सीट पर सीधी टक्कर है, बढ़िया टक्कर है। लेकिन मेरा अपना पर्सनली मानना यह है कि लगभग 20-22 सीट तो भाजपा पूरी तरह फंसी पड़ी है।
18 तो 17-18 सीट तो ये गठबंधन जीत ही जाएगा, 4-5 सीट और फंसी वो भी जीत सकता है। ये संख्या 28 तक भी जा सकती है, ये संख्या 20-22 के आसपास भी रह सकती है। इस जो बाकी 3 चरण बचे हैं, जो 41 सीटें अभी बची हुई हैं, जो 41 सीटें बची हुई हैं, कमोबेश 80 सीटों में आप 50-50 मान हाँ, मोटे तौर पे 50 40-38, किसी को 42, किसी को 38, हाँ, मोटे वो तो 50% के आसपास फिलहाल आंकड़ा आके टिक रहा है। यानी कि बीजेपी को नुकसान होता आपको दिख रहा है। और बाकी जो प्रदेश में बहुत से दर्जनों राज्य ऐसे हैं जहां से बीजेपी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया था, या कुछ राज्यों में एक आध सीट छोड़ी थी विपक्षियों के लिए, वहां पर भी कुछ नुकसान होगा बीजेपी को या नहीं? देखो, नुकसान ये तो सबको पता है कि भाई बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में नुकसान होगा, नेचुरली बात है। लेकिन यूपी में नुकसान साफ दिख रहा है। इसके अलावा ऐसा कौन सा स्टेट है जहां नुकसान नहीं हो रहा है? चूंकि मैक्सिमम सीटें इनके पास थी, जाहिर सी बात है कम होंगी। बराबर में हरियाणा है, 10 की 10 सीटें मैं वही कह रहा हूँ, कितनी कम होंगी हरियाणा में? जहां तक मेरी जानकारी सिर्फ गुड़गांव सीट जीत सकते हैं, बाकी जी करनाल से लड़ रहे हैं। खट्टर जी चुनाव हारेंगे, खट्टर जी भी चुनाव हारे, बिल्कुल चुनाव हार जाएंगे खट्टर जी। उनके खिलाफ बहुत विरोध है। मैं खुद बता रहा हूँ कि आप देखिए, आप यहाँ से निकले दौलतपुर से, पुल पार करते ही हमारे तो जस्ट बराबर में ही शुरू हो जाती है, 10 किलोमीटर दूर से, 5 किलोमीटर दूर है आपसे। जैसे आप पुल पार करते हैं तो उसके बाद हरियाणा लगता है। आप वहां की सड़कें देख लें और दौलतपुर से लेकर आप गंगो तक की सड़क देख लें, यही फर्क बहुत ज्यादा है। और वो मुख्यमंत्री हैं, 2 बार मुख्यमंत्री हैं, उसी क्षेत्र से रहने वाले हैं, करनाल क्षेत्र की। करनाल लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके तो कई बार उनके तो मंच तक तोड़ के भगा दिया लोगों ने वहां से। किसान मूवमेंट का असर भी था। सड़क की आपने बात की, पुल पार और पुल के इस पार, तो मुख्यमंत्री योगी जी को फिर यहाँ कितने नंबर देंगे आप? योगी जी को कौन विरोध कर रहा है? योगी जी को नंबर में बतौर इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री के बतौर, और बावजूद इसके कि कैसे 36 के आंकड़े चल रहे हैं केंद्र के साथ में। ये पहले मुख्यमंत्री नहीं है जिनका केंद्र के साथ 36 के आंकड़े चलते हैं। कांग्रेस के साथ भी ये होता था। कांग्रेस की सरकार में शायद ही कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरे कर पाया हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी योगी जी इस प्रदेश को लगभग बहुत बेहतर अंदाज में चला रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, किसी हद तक। लगभग इतना बड़ा स्टेट है भाई, कुछ उनकी चीजें हैं जो बर्दाश्त से बाहर है, जो नहीं है एक मुख्यमंत्री में नहीं होनी चाहिए थी। ये मैं साफ कह रहा हूं आपको, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ चीजों में बहुत बेहतर है। हाँ, कुछ बेहतर स्थिति है भाई। विकास की अगर विकास बड़ा नहीं कर पा रहे, भले वो लंबे लंबे कह के, लेकिन विकास के नाम पे ऐसा कुछ है नहीं जो कराया हो। लेकिन कम से कम कानून व्यवस्था किसी हद तक या फिर हरियाणा से अगर कंपैरिजन करे तब बेहतर। हाँ, हरियाणा से अगर कंपैरिजन करे तब बेहतर। हरियाणा में जो जमुनानगर इलाका वो ठीक चल रहा है, लेकिन बाकी जैसे आप बढ़ोगे तो कंपैरिजन बिल्कुल खत्म है मामला। जबकि जब हुड्डा थे तो हरियाणा हमारे से बेहतर स्थिति में था। आज यूपी उनसे बेहतर स्थिति में तो नजर है, कम से कम सड़कों के मामले में तो साफ दिखता है। सरकार बनाने के लिए फुल मेजोरिटी चाहिए, 272 सीटें 543 में से। क्या इंडिया गठबंधन हासिल करता दिख रहा है? सवाल ये नहीं कि इंडिया गठबंधन हासिल करता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सवाल ये है कि भाजपा वास्तव में 220 के आसपास मैं मान के चला मोटे तौर पे, 180 220, लेकिन अगर ये 230 तक चली गई तो उसके बाद पीएम कौन? जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी होगी। यानी कि करीब करीब आप 100 सीटें हरा रहे हैं बीजेपी। लगभग इतनी तो हार ही रही। 303 सीटें थी और आप 180 और 220, यानी कि 200 के आसपास, इतना तो हार ही रही है। इसमें मुझे कोई शक नहीं। फिलहाल जैसे माहौल बन रहा है, कोई चमत्कार को नमस्कार होते भी, कोई चमत्कार जैसे लोग चुनाव वगैरह बात करते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन मुझे इसमें ज्यादा दम नजर नहीं आता। मुझे लग रहा है चुनाव भाजपा लूज कर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 230 सीट के करीब आती है तो मेजोरिटी के लिए लगभग 50 सीट 42 सीट में चाहिए। कहां से लाएंगे? कौन देगा? महाराष्ट्र में दल है, बहुत से टूट सकते हैं। कितने छोटे दल है इनके पास? किनके पास कितनी? जो इंडिया अलायंस में छोटे दल है वो भी तो टूट सकते हैं। छोटा दल इंडिया अलायंस में जो टूट सकता है, इनको तो नहीं, मोदी जी को तो नहीं देगा ना। आप क्या सोच रहे हैं? मोदी जी का कोई जितने भी छोटे दल इनको वो दे जाएंगे? नहीं, उसके लिए फिर कोई नाम लाना पड़ेगा। इनके पास बेहतरीन नाम 2 नेता ऐसे हैं भाजपा के पास जिनका दूसरी पार्टी में बहुत गहरे करीबी संबंध है, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। मैंने कहा आपका कहना फिर प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और मैं राजनाथ सिंह को नहीं बल्कि नितिन गडकरी ज्यादा सुटेबल है। क्यों सुटेबल है? क्योंकि महाराष्ट्र से यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीट आती है और लगभग मेरा मानना है कि 38 के करीब सीट, वो 38 30 35 40 सीट, मतलब वो जो महाराष्ट्र की जो आएंगे वहां वाले वो लगभग इतनी सीटें ले लेंगे वहां। तो वो मराठी अस्मिता के नाम पे अगर गडकरी आते हैं, मराठी अस्मिता के नाम पे वो समर्थन कर सकते हैं। एक बार पहले कर भी चुके हैं। मराठा अस्मिता के नाम पे वहां हो जाता है। एक हमारे राष्ट्रपति का चुनाव था, कांग्रेस की सरकार थी और इनका अलायंस था बीजेपी के साथ। पाटिल थी राष्ट्रपति चुनाव में, वही की थी, उनको समर्थन दिया था। पाटिल लाइन से अलग हट के समर्थन दिया था। ये मराठी अस्मिता का सवाल है, जब बाल ठाकरे भी जिंदा थे। तो ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नौबत आएगी।
मुझे नहीं लगता कि 230 तक जाएंगे या गडकरी को बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या रहेगा खेल, क्या नहीं, तो भविष्य गर्म है। एक बात जरूर है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से शायद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो और आमतौर पर नहीं होता, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही मिलता है। नहीं, वो तब मिलेगा ना अगर इंडिया अलायंस की टोटल मिलकर अगर फुल मेजोरिटी में होगी, तो फिर तो वो भी तो अपना दावेदारी पेश करेंगे। गठबंधन को, ये सच है कि गठबंधन को मिलना चाहिए, लेकिन जैसे अब तक स्थितियां चल रही हैं, जो से पिछले 10 साल का अनुभव है, तो इसमें आप कहीं ना कहीं गड़बड़, कई राज्यों में हुआ भी है, ऐसा हो जाता है। तब सवाल वहां खड़ा होता है कि मैं मान के चल 90% मान के चल रहा हूँ कि मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में बीजेपी आएगी, नोटा उसको मिलेगा, शांत को उम्मीद है, लेकिन किसके नेतृत्व में मिलेगा, सवाल ये है। वो गडकरी को सामने रख के रखेंगे या मोदी जी को या राजनाथ सिंह को, सवाल यहाँ फंसता है। जो सर्वमान्य नेता होगा उसको रखा जाएगा। सर्वमान्य को मोदी जी अगर रखेंगे तो फिर वो कुछ दिन बाद 1 महीने का टाइम देंगे, आप मत इससे ज्यादा दे नहीं पाएंगे मैक्सिमम, कि आप बहुमत साबित करो। बहुमत साबित एक बार वाजपेयी भी नहीं कर पाए थे। नहीं, सब बातों से निकल कर ये आ रहा है क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के अंदर विश्वसनीय नहीं रहे? आप एक लाइन में समझो, सवाल ये नहीं कि 4 जून में क्या होगा, अब बड़ा सवाल है कि 4 जून के बाद क्या होगा। अब तो आप इस पे, जून के बाद तो सरकार बनेगी, इस पे चर्चा कीजिए, कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, क्यों बनेगी, क्या होगा। या तो किसी पार्टी का बहुमत आएगा या फिर जोड़ तोड़ होगा। कोई भी पार्टी का प्योर बहुमत नहीं आ रहा है, गठबंधन का बहुमत आ सकता है, दोनों गठबंधन का, एनडीए का या उनका, लेकिन एनडीए गठबंधन के साथी हैं, उनके पास इतनी सीटें आने वाली कोई हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऐसी नहीं हो सकती कि फुल मेजोरिटी में, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। निसंदेह आज भी अगर कांग्रेस 150 से पार पहुंच जाती है तो इसका मतलब बीजेपी 150 के आसपास टिक जाएगी, तब संभावना बहुत बलवती हो जाती है। एक संभावना लग रही है कि शायद कुछ लोग कह रहे हैं शायद कांग्रेस 150 पार कर ले, क्योंकि अगर कांग्रेस 150 पार करती है तो फिर बीजेपी 150 से ऊपर नहीं जा पाएगी। मुझे इसकी बड़ी पार्टी कांग्रेस हो जाएगी। हाँ, ये खेल होगा, मुझे संभावना नजर नहीं आती। मुझे लगता है आज भी कि शायद बीजेपी ही बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, और मोटे तौर पर अधिकार भी सरकार बनाकर दावा उसी का बनता है। अब उसको कितना टाइम देते हैं बहुमत के लिए, हालांकि इस पे जो हमारे वो हैं पूर्व मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा, वो तो बड़ी भयावह तस्वीर बता रहे हैं। मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, बड़ी भयावह, भगवान करे ऐसा ना हो, सब ठीक ठाक ही रहे। क्या जता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जबरन ये हत्या आएंगे, इनको वो मिलेगा, फिर उसके बाद ये बहुत से कानूनों का इनका लाभ उठा करके जबरन सत्ता पर चिपक जाएंगे वगैरह वगैरह, जनता में उबाल आएगा, देश में दंगे फसाद भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह। उनको कुछ टाइप का इशारा था, आप देख सकते हैं। चुनावी माहौल है, इसके मायने कुछ और भी हो सकते हैं। हाँ, इसके मायने कुछ और भी हो सकते हैं, वोटर्स को प्रभावित भी करना होता है। हाँ, लेकिन एक बार को तो कोशिश, अगर न्योता मिलता है तो कोशिश तो करेंगे, लेकिन सवाल हुए कि न्योता किसके जरिए मिलता है। वो गडकरी को आगे रखते पहले, कैसे ये रास्ता कैसे चलेगी, ये रास्ता कैसे चलेगी? कांग्रेस को अपना संसदीय दल का नेता चुनना पड़ेगा पहले, तभी तो दावा पेश करेंगे। अब पहले से खेल वहां शुरू होगा। मैं इसलिए कह रहा था कि सवाल ये है कि 4 जून के बाद क्या होगा। नेता संसदीय दल को इधर भी होगा, दोनों तरफ होगा, ये कौन चुना जाता है, देखें क्या होता है। वैसे ये तो जो नेता संसदीय दल का चुना जाएगा, वहां आप सोचते हैं कि बगावती सुर वहीं से उठ सकते हैं? अरे तो सर 2019 में ही उठने थे, अगर पुलवामा ना होता कि सुर 2019 में ही उठने वाले थे, क्योंकि 2 गुजराती लीडर अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ जितनी उत्तर भारत की लॉबी है ना बीजेपी की, वो सारी खुड्डा लाइन लगा रखी। उन्होंने कहते हैं शब्द खुड्डा लाइन लगा दिया, वो सारे बर्फ में लगाए गए, चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे कोई भी हो, खूड में लगा दिया, अगर देसी बात। हाँ, खूड में लगा दिया, बर्फ में लगा दिया। तो ये तो 2019 में माहौल बनना था, लेकिन पुलवामा हुआ, वो प्योर मेजोरिटी बढ़िया लेके चले गए, तो सब फिर दब गया, 300 क्रॉस कर गए। जैसे ये प्योर मेजोरिटी से बाहर जाएंगे तो भाजपा में गुबाल आएगा। सब दांत पीछे बैठे हैं, मुंडी दबाए बैठे हैं कि एक बार मौका लगे और इन दोनों गुजरातियों को इनकी औकात दिखाई जाए। ये बीजेपी के अंदर का सिनेरियो है। संघ भी परेशान हुआ बैठा है, अपने इस चुनाव में देखा वो संघ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और मेरे पास तो बहुत पक्की जानकारी है, सबूत भी है, गवाह भी है, लोग कह भी रहे हैं। मैंने यही कि बहुत सारे भाजपा नेता, चाहे जिला पंचायत का नेता हो चाहे कोई और, मैंने वो देखा भी आपकी केरला सीट पे किसके लिए वोट मांग रहे थे। अब ऐसी चाहे ये पर्सनल चीजें मैं कैमरे पे नहीं बता सकता, लेकिन पता तो है ना मुझे। सब कुछ ठीक नहीं है आपका सारा? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखते हैं आपकी बात कितनी सच साबित होगी। 4 जून अभी नजदीक ही आ चुकी है, 15-16 तारीख हो चुकी है। अनुमान है सब, ये अनुमान है, कितने सच होंगे कितने झूठ होंगे, बहुत सी दाएं बाएं भी हो जाती है बात, लेकिन लोकेश जी का साफ इशारा है, इंडिया गठबंधन फुल मेजोरिटी की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी सीटें गंवा रही है, वो किस हद तक गंवाएंगी, ये लोकेश जी तो 200 के आसपास बता रहे हैं। बाकी क्या होगा ये 4 जून को ही पता होगा। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुस्तफा जी, मेरा इशारा नहीं है, आप देखिए जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है
जो गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए आप, लगभग सभी लोग यही बात करें, सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। हाँ, एक बात अंतर है कि ये बात जो आज कह रहे हैं, मैं ये बात सितंबर में कह रहा था, सिर्फ इतना फर्क है। जी जी आज सभी वो कह रहे हैं। बिल्कुल ये सच है। वीडियो चैनल पर ही पड़ी है, हमारे सोशल वॉइस हिंदी पर ही आप देख सकते हैं। काफी अब से 6 महीने पहले लोकेश जी का यही विश्लेषण रहा है। अब ये कितना सच साबित होगा, ये 4 जून को ही पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।